हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉडल पेपर, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ICAI सेटअप द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब की? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 21 अप्रैल 1977। एक क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा, आपसे अक्सर फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ASB की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसी से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा, वो क्वेश्चन बनता है आपसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना किसने की। वहां पर आपको नाम दे देगा, तो कई सारे नाम दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की जो स्थापना की थी वो ICAI ने की थी। और ICAI की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1949 1949 1 जुलाई 1949 को ही थी। और 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन से संबंधित अदर रिलेवेंट क्वेश्चन भी हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IASB was founded on dash as the successor to the IASC। तो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन? IASB की स्थापना IASC के स्थान के रूप में हुई थी। क्या कह रहा है? IASB की स्थापना IASCC के उत्तराधिकारी के रूप में डैश को की गई थी। ये कब की गई थी? ये की गई थी 1 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए IASB की फुल फॉर्म क्या है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, IASB की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और IASC की फुल फॉर्म क्या है? यह है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे जानते हैं, ये हमने यहां पर लिख भी दिया है। IASC का जो कमेटी है यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ये क्या है? IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसको याद कर लेंगे। यह विकसित अंतर्राष्ट्रीय, यह IFRS विकसित करने और उनके उपयोग और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। कौन है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ASB की स्थापना किसने की थी? अभी आपसे डिस्कस किया था बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना किसने की थी? ये ICAI ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेखांकन प्रमाप की प्रकृति। लेखांकन प्रमाप की प्रकृति कैसी है? वैधानिक है, अवैधानिक है? वैधानिक और अवैधानिक दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो नेचर है वो वैधानिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि अकाउंट का पेपर हो और आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में ना बात की जाए। तो बेटा यहाँ पर लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और इनको मैच मेकिंग करना है। AS2 किससे संबंधित है? AS13 किससे संबंधित है? AS14 किससे संबंधित है? AS19 किससे संबंधित है? और AS26 किससे संबंधित है? ये
लिस्ट 2 में इनके नाम दिए गए हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे, एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अलग अलग काम के लिए बनाए हैं, ये उनसे संबंधित है। तो AS12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किससे संबंधित है? ये हमारा अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन से संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किसके लिए? ये विनियोगों के लिए लेखांकन से संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 किससे संबंधित है? यह एकीकरण के लिए लेखांकन से संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे संबंधित है? यह लीज से संबंधित है, पट्टे से संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसके संदर्भ में बात करता है? यह अमूर्त संपत्तियों से संबंधित बात करता है। तो ये यहाँ पर आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है बेटा, जरूरी नहीं है ये बिल्कुल सामने ही दिए हो, ये क्रॉस भी आपको दिए हुए हो सकते हैं, तो इनकी कोड हमारे को ध्यान करनी है। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी और पांचवे का ई। लेकिन आप इन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छे से याद कर लेंगे अपने पास। हमने सेलेक्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाले हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताया कि वन लाइनर क्वेश्चन ना होके आपसे खास तौर से कम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकाउंट से संबंधित। आप इनको अच्छे से समझ लेके कर लेंगे। अकाउंटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे संबंधित है? तो बेटा ध्यान रखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, यह किससे संबंधित है? 10 किससे संबंधित है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल का। इसमें क्या कह रहा है? मुख्य कार्यालय ने शाखा को यानी कि अपनी ब्रांच को लागत प्लस 25%, लागत प्लस 25% पर माल बेचा। यदि लागत मूल्य 20,000 रुपये है तो बीजक मूल्य क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, लागत में 25% जोड़ के उसका इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। लागत 20,000 दी है, 20,000 का 25% निकालेंगे तो 5,000 आ जाएगा। तो 20,000 प्लस 5,000 यानी कि 25,000 रुपये इनवॉइस प्राइस आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन परमाप होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे होते हैं? लेखांकन पद्धतियों के अनुसार, बिल्कुल ठीक है। वित्तीय अंतिम खातों में अनुरूपता लाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। अंतिम खातों की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इनमें से सभी या उपरोक्त सभी, तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है। तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे ये स्कंद के मूल्यांकन से, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है इसके संदर्भ में नियम को इसमें दिए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में दिए गए हैं। तो अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है। इंड AS का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये भी आपको बेटा याद होने चाहिए, आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे संबंधित है? ये इन्वेंट्री से संबंधित है। इंडियन अकाउंटिंग 7 किससे संबंधित है? ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से संबंधित है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे संबंधित है? ये है इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड से संबंधित है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किससे संबंधित है? ये इनकम टैक्स से संबंधित है। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ये किससे संबंधित है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से संबंधित है। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी और पांचवे का ई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन प्रमाप बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस लिए बनाए जाते हैं?
या किसके द्वारा बनाए जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो बेटा ध्यान रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ICAI। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल एंट्री सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? द्विप्रविष्टि प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था, किस साल में हुआ था? तो बेटा ये 1494 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। डैश को लेखांकन का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसको लेखांकन का जनक कहा जाता है? तो बेटा इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है लुकस पैसियोली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बेटा लुकस पैसियोली को विश्व में लेखांकन का जनक माना जाता है। लेकिन अगर बेटा इसी क्वेश्चन से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर हम बात करें भारत में लेखांकन का जनक किसको माना जाता है, तो भारतीय पद्धति में लेखांकन के जनक कौन है? कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। ऑप्शन नंबर ए उस केस में सही आंसर होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, अगर आपसे भारत का नाम नहीं दिया, केवल ये कह रहा है कि लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है, तो लुकस पैसियोली आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए और दोनों में से जिसका नाम दिया हुआ हो, है ना, एक का नाम दिया और दूसरे का नहीं दिया तो वही ठीक है। अदरवाइज हमारे को वर्डिंग का ध्यान रखना है कि भारत में पूछा है या भारत के अलावा पूछा गया है, तो शब्दों का ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AS3 निम्न में से किससे संबंधित है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बेटा 3, यह रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन प्रमाप के क्या लाभ हैं? लेखांकन प्रमाप से विश्वसनीयता होती है, तुलना आसान होती है, खातों में एक रूपता आती है। तो अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किराया क्रय अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सन 1972 से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता, लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता है किस लिए है? समरूपता लाने के लिए, सीमा निर्धारण हेतु, लेखांकन शब्दावली को स्पष्ट करने हेतु, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन प्रमाप उपयोगी है विनियोक्ताओं के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, एक्सटर्नल पार्टी के लिए, बाह्य पक्षकारों के लिए, ऑडिटर्स के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सभी के लिए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता क्या है कि जो बेटा हमारी बैलेंस शीट है उसके अंदर इन्वेंट्री का, आपके फर्नीचर का, डेप्रिसिएशन का, प्रोविजंस का, किस आधार पे, किस मान्यता को लेकर उनका वैल्यूएशन किया गया, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है। और जब ये एक रूपता होती है, जब ये पॉलिसी पढ़ लेते हैं तो खातों को समझना आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा लंदन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति का स्थापना वर्ष कब है? तो बेटा ये ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जून 1973। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इससे संबंधित हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, वो ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर से संबंधित है। वो क्या है बेटा, 2021 में IFRS फाउंडेशन ने एक नया अर्थपूर्ण मोड़ पेश किया क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड को IASB की सिस्टर स्टैंडर्ड मानक सेंटर के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खाता बही विश्लेषणात्मक
क्रम, खाता बही क्या कह रहा है, खाता बही विश्लेषणात्मक क्रम में लेन देन को रिकॉर्ड करती है, बिल्कुल ठीक है। जर्नल लेन देनों को कालानुक्रमिक क्रम में रिकॉर्ड करती है, बिल्कुल ठीक है। जर्नल को मूल प्रविष्टि की पुस्तक भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमन को नकद में माल की बिक्री को डेबिट किया जाएगा। रमन को हमने नकद माल की बिक्री करी तो इसके लिए डेबिट किया जाएगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको एंट्री ध्यान होनी चाहिए। नॉर्मल एंट्री है आपको, जब हमने किसी आदमी को कैश सेल करी है तो कैश क्या है, हमारी एसेट है बेटा। और ध्यान रखेंगे जब भी एसेट इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, और अगर एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे, नकद बिक्री करने पर क्या हमारी संपत्ति बढ़ रही है तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यही पूछा है इसने, डेबिट किसे करेंगे, कैश को करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम खातों में अदत्त व्यय के समायोजन का लेखा किया जाता है। अंतिम खातों में अदत्त व्यय के समायोजन का लेखा किया जाता है, एक स्थान पर, दो स्थान पर, तीन स्थान पर या चार स्थान पर। तो बेटा ध्यान रखेंगे जो भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है वो उनका प्रभाव दो जगह होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो दो जगह आ जाएगा। अदत्त व्यय को एक तो संबंधित व्यय में जोड़ दिया जाएगा और दूसरी तरफ लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाएगा। अदत्त का मतलब, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि हमने सेवाएं ले ली हैं, अभी उसका भुगतान करना बाकी है। तो जिस खर्चे से संबंधित है उसको, उस खर्चे की सही मात्रा निकालने के लिए कि इस पर्टिकुलर वित्त वर्ष में हमने वास्तव में इस मद में कितना खर्चा किया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस संबंधित खर्चे में उसे जोड़ देंगे। और दूसरी तरफ इसको लायबिलिटी की तरफ दिखाएंगे क्योंकि अभी इसका हमने वास्तव में भुगतान नहीं किया है, इसका भुगतान करना अभी बाकी है, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में, दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में मेंशन कर देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द कंप्यूटेस्ट स्क्रिप्चरिस इन 1494। 1494 में यह डी कंप्यूटेस्ड स्क्रिप्टराइज्ड बुक को किसने लिखा था। तो बेटा यह बड़ी ही फेमस बुक है लुकस पैसियोली की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इससे संबंधित दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या कि इस पुस्तक को इंग्लिश में, अंग्रेजी वर्जन इसका कब प्रकाशित हुआ, ये हमने लिख दिया, ये 1543 में हुआ। और ये किसने किया, ह्यूज ओल्ड कैसल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था इंग्लिश में। या ये कहें कि इस पुस्तक का अनुवाद इंग्लिश में ह्यूज ओल्ड कैसल ने 1543 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। डबल एंट्री सिस्टम शुरू किया गया था, यह कहाँ पर शुरू किया गया था, भारत में, जापान में, अमेरिका में या इटली में। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, तलपट में दिए गए अंतिम स्कंद को प्रदर्शित किया जाता है। जो बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है वो कहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। बेटा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चीज़ आपके तलपट में दी गई है, तलपट में जो दिया गया है आपका अंतिम स्टॉक, वो एक जगह मेंशन किया जाता है। अब बात कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक की, तो ध्यान रखेंगे जो तलपट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, उसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ होगा आपको, तो आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है।
न्यूनतम किराए को निश्चित किराया भी कहा जाता है। मिनिमम रेंट इज आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड रेंट। बिल्कुल ठीक है। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, पेपर में जाते वक्त ये ध्यान रखेंगे पेपर में कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, सही पूछा है या गलत। कई बार हम देखते हैं बच्चे एक्साइटमेंट में, क्वेश्चन में तो पूछा गया है आपसे कि आपको गलत तथ्य बताना है, लेकिन आप एक्साइटमेंट में क्या है कि जो सही तथ्य है उसको चुनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन की वर्डिंग का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा और हम क्या जवाब दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे गलत फैक्ट पूछा है कि गलत कौन सा है, यानी कि सही वालों को छोड़ देना और गलत जो है उसको आपने आंसर लगाना है। तो क्या कह रहे हैं, न्यूनतम किराए को निश्चित किराया भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। रॉयल्टी राशि कम होने पर न्यूनतम किराया दे होता है। मिनिमम रेंट इज पेबल व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज लेस। बिल्कुल ठीक है भैया। मिनिमम रेंट टर्म ही इसीलिए कि अगर रॉयल्टी की अमाउंट कम होगी तो एटलीस्ट इतना किराया तो हमें चाहिए ही चाहिए, मिनिमम रेंट पे करना ही करना होगा अगर रॉयल्टी की अमाउंट कम होगी मिनिमम रेंट से भी। तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरप्लस क्या होगा। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी करेंगे तो सरप्लस होगा? जी नहीं, गलत होगा। यह शॉर्ट वर्किंग होगा। हमारे से गलत पूछा है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो बेटा वो ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी करेंगे तो हमारी शॉर्ट वर्किंग आती है, और रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट करते हैं तो हमारा सरप्लस आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम किराए के समान नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, फिक्स्ड रेंट को ही बेटा हम मिनिमम रेंट भी कहते हैं, फ्लैट रेंट भी कहते हैं, डेड रेंट भी कहते हैं, लेकिन लीज रेंट मिनिमम रेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीय लाभ हानि खाता बनाते समय विज्ञापन व्यय को बंटवारा किया जाएगा। जो बेटा जब हम डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उस केस में यदि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए हैं तो उसको किस अनुपात में बांटा जाएगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे बेटा, विज्ञापन व्यय जो है हमारे सेल्स के, विक्रय के अनुपात में बांटे जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित शाखा वह है जो, हमारे से पूछा डिपेंडेंट ब्रांच किसको कहेंगे। सिंपल सा है, डिपेंडेंट ब्रांच किसको कहेंगे। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो कि हेड ऑफिस से गुड्स को प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, प्रधान कार्यालय से माल प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है। स्वतंत्र शाखा वह शाखा है जो अपने आप खाते से सामान खरीदती है। परचेज गुड्स इन ओवन अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधान कार्यालय ने शाखा को लागत प्लस 25% की दर पर माल की आपूर्ति की। यदि लागत मूल्य 30,000 रुपये है तो चालान मूल्य क्या होगा। बेटा लागत प्लस 25% पर माल बेच रहे हैं तो लागत जो है हमारी उसमें 25% का प्रॉफिट जोड़ के उसका इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। तो 30,000 प्लस 30,000 का 25% निकालेंगे तो 7,500, टोटल वैल्यू आ जाएगी 37,500 आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधान कार्यालय ने शाखा को लागत प्लस 7.5% की दर पर माल की आपूर्ति करी। यदि चालान मूल्य 43,000 रुपये है तो चालान की लागत कितनी होगी। तो बेटा ध्यान रखेंगे, लागत प्लस 7.5% प्रॉफिट पर माल भेजा जाता है, यानी कि लागत प्लस 7.5% पे आपका इनवॉइस प्राइस होगा। अब यह कह रहा है कि यदि इनवॉइस प्राइस 43,000 है तो उसकी लागत मूल्य क्या होगा।
तो हमारे को क्या करना है, जो इनवॉइस प्राइस है उसमें से प्रॉफिट को घटाना है। घटाने के बाद जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 40,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 कहाँ पर लागू होता है? प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट कहाँ पर लागू होता है? बेटा ये ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया एक्ट मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में लागू होता है। इन 3 बड़े महानगरों में प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होता है। इनके अलावा अन्य सभी स्थानों पे प्रांतीय दिवालिया अधिनियम लगता है, इसलिए जो अन्य नाम इसमें दिल्ली दिया है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपसे पूछ सकता है बेटा, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम का पूरा नाम क्या है या यह कब लागू हुआ? तो ये ध्यान रखेंगे ये 1920 में लागू हुआ। अब इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है बेटा, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट यह कहां पर लागू हुआ, कहां पर लागू नहीं होगा? हमारे को बताना है कहां पे लागू नहीं होगा। जब हमारे को पता है कि प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई 3 महानगरों में प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होता है, इसके अलावा यह कहीं लागू नहीं होता। यही इसने पूछा है कि निम्न में से जो 4 स्थान दिए हैं इनमें से कहां पर लागू नहीं होगा? तो ये बेटा दिल्ली में लागू नहीं होगा। और वापस से इस क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट का पूरा नाम क्या है, या प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट कब लागू हुआ? तो ये 1909 में लागू हुआ। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, शॉर्ट में कह देंगे आईबीसी कोड 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? ये मिली थी 28 मई 2016 को मिली थी। 28 मई 2016 को इसको राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीसी के तहत नियामक कौन है? हु इज द रेगुलेटर अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक व्यवसाय स्टॉक की हानि और लाभ की हानि के दावों को कवर करने के लिए डैश बीमा पॉलिसी लेता है। बिजनेस जो है वो कौन किस प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं? वो फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा लेते हैं अपने स्टॉक को नुकसान से बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आग लगने की तिथि पर स्टॉक का मूल्य 4,20,000 रुपये है और बचाया गया सामान 10,000 रुपये का है, तो आग से नष्ट हुआ स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? तो बेटा 10,000 जो सामान जलने से बचा लिया गया उसको बोलते हैं हम साल्वेज्ड स्टॉक। और जो स्टॉक 4,20,000 का था आग लगने की तिथि को और उसमें से 10,000 रुपये का माल बचा लिया हमने, तो बाकी बचा हुआ नुकसान कितना होगा? 4,10,000 रुपये। इस क्वेश्चन को आपसे दूसरे तरीके से पूछ सकता है। कैसे? आपको दिया हुआ होगा बेटा कि आग लगने की तिथि पर 4,20,000 रुपये का सामान दिया है जो स्टॉक था, और आग से नष्ट हुआ सामान 4,10,000 रुपये का है, तो साल्वेज वैल्यू कितनी होगी? बचाए गए स्टॉक का मूल्य कितना होगा? 10,000 रुपये। या दूसरे तरीके से एक और अन्य तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आग से नष्ट हुआ स्टॉक 4,10,000 रुपये, साल्वेज स्टॉक या बचाया गया सामान 10,000 रुपये, तो आग लगने की तिथि पर स्टॉक का मूल्य क्या था? तो ये वैल्यू इन दोनों को जोड़ के आ जाएगी 4,20,000 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख रुपए है, सकल लाभ 6 लाख रुपए है, तो बिक्री 15 लाख रुपए और बिक्री 15 लाख रुपए, तो सकल लाभ अनुपात कितना होगा? तो बेटा इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे 6 लाख बटे 15 लाख गुणा 100, तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 40%, 40% इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है तो ये बताना है। लायबिलिटी किसके बराबर होती है? लायबिलिटी की जो वैल्यू निकल के आएगी, टोटल एसेट में से कैपिटल यदि माइनस कर दे तो लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरे तरीके में इसको क्या कह सकते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल किसके बराबर होती है? ये एसेट्स के बराबर होती है। इसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो और क्या कह सकते हैं कि कैपिटल किसके बराबर होगी? एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो कैपिटल के बराबर होगी। तो इस इक्वेशन के अनुसार जो सही आंसर है, इसमें हमारे से गलत कथन पूछा है, तो गलत जो है वो है हमारी लायबिलिटी प्लस एसेट इक्वल टू कैपिटल। ये है गलत एक पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AS2 के अनुसार सूची में शामिल किया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अनुसार इन्वेंट्री में किस किस को शामिल किया जाएगा? तो इसमें फिनिश्ड गुड्स को शामिल किया जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस को भी शामिल किया जाएगा, स्टोर स्पेयर्स और कंज्यूमेबल को, यानी कि ये सभी को इन्वेंट्री की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रत्येक शाखा के लाभ या हानि की गणना के लिए देनदार प्रणाली के अंतर्गत प्रधान कार्यालय द्वारा किसका खाता तैयार किया जाता है? तो यह शाखा खाता, ब्रांच अकाउंट तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदार प्रणाली के अंतर्गत शाखा खाता किस प्रकार का खाता है? यह नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गैप की फुल फॉर्म हमारे से पूछी है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही IFRS की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? IFRS की इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इनकी फुल फॉर्म आपको याद हो जानी चाहिए बेटा। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है, IFRS में F का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है, S का क्या मतलब है। ऐसे भी आपसे किसी एक लेटर के बारे में भी पूछ सकता है, पूरी फुल फॉर्म ना पूछ के किसी एक लेटर के बारे में ही पूछ लेगा, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शाखा खाते में शाखा P द्वारा शाखा Q को भेजा गया माल डैश में डेबिट किया जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रांच Q इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जर्नल फ्रेंच शब्द डैश से लिया गया है जिसका अर्थ एक दिन है। जो हमारा जर्नल एंट्री में जर्नल शब्द है वो फ्रेंच के किस वर्ड से लिया गया है? तो ये बेटा ये JOUR। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आपसे यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि जर्नल में जो जर शब्द है यह किस शब्द से लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे यह फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच शब्द है। जर्नल जो है फ्रेंच शब्द जर से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है? एक दिन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेड ऑफिस द्वारा भेजे गए और शाखा द्वारा प्राप्त माल के बीच के अंतर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो बेटा हेड ऑफिस ने जो माल भेजा और शाखा को जो प्राप्त हुआ, यदि उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, जैसे 10,000 यूनिट भेजी और शाखा को 8,000 यूनिट मिली, तो बीच की जो 2,000 यूनिट है वो कौन सी कहलाएंगी? वो गुड्स इन ट्रांजिट कहलाएंगी, मार्गस्थ माल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये था आज का हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉडल पेपर। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर ले। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।